Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link here in the comment section. Before I take up the first topic of the day, I would like to wish you all a very happy Holi. तो आज का दिन सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। 2-3 दिनों बाद से फुल फ्लेजेड जो लोग भी इस साल मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो फुल फ्लेजेड तैयारी में लग जाइए। लेकिन वो हेडेक आज छोड़िए, आज कम से कम एंजॉय कीजिए ताकि आने वाले टाइम के लिए आपको एक स्ट्रेंथ मिले, आप अच्छे से मेहनत कर पाए। दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट शहीद दिवस। 23 मार्च को हमारे देश के अंदर शहीद दिवस ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इसी दिन भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव जी को शहादत हासिल हुई थी। दे अटेंड मार्टायरडम ऑन दिस डे। तो ये तो हिस्ट्री है, आप जानते हैं कि कैसे सॉन्डर्स मर्डर केस में इन तीनों लोगों को एग्जीक्यूट किया गया था। बट उसके पीछे की भी हिस्ट्री आप जानते होंगे। लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेना चाहते थे ये तीनों। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, और फिर उस लाठीचार्ज में उनकी डेथ हुई, जिसका बदला लेने के लिए इन तीन लोगों ने सॉन्डर्स नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारी, और उसी केस में बाद में द थ्री वेयर सेंटेंस्ड। इस दिन को हम लोग शहीद दिवस की तरह मनाते हैं इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द थ्री फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। बट ये इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे जो एथिक्स पेपर में काफ़ी हेल्पफुल हैं। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ना, यही आर्टिकल पिछले साल भी आया था 23 मार्च को, तो हमने उस दिन भी ये उस टाइम में भी ये डिस्कशंस किए थे। आज फिर देखते हैं, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग मेंस एग्जाम, खासकर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एज वेल एज एसए पेपर में। तो देखिए, भगत सिंह जी जो हैं, ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज फादर एंड अंकल, फादर किशन सिंह एंड अंकल अजीत सिंह। वो दोनों भी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे। दे वर ऑल्सो अ स्ट्रॉन्च फ्रीडम फाइटर। तो इम्पैक्ट ऑफ फैमिली करके एक टॉपिक है चैप्टर 1 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में, कि फैमिली का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी मोरालिटी और वैल्यूज़ को डेवलप करने में। उसमें आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि भगत सिंह वाज मेनली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज फादर एंड अंकल, एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम सो पॉलिटिकली एक्टिव एंड मोटिवेटेड फ्रीडम फाइटर। लेकिन हुआ क्या कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई, तो उस दौरान भगत सिंह के पिताजी, जो थोड़े अब ओल्ड एज हो गए थे, वो थोड़े से सॉफ्ट पड़ गए, एंड ही रोट अ मर्सी प्ली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बात जब भगत सिंह को पता चली तो उनको काफी बुरा लगा, एंड ही ओपनली चेस्टाइज्ड क्रिटिसाइज्ड हिज ओन फादर फॉर वीकनेस। उन्होंने कहा कि आपने भगत सिंह जी का और ये उनके पिताजी का इमेज देखिए एक साथ। भगत सिंह जी नाखुश थे अपने पिताजी से कि आपने पूरा का पूरा जो मूवमेंट है उसको कमजोर किया है। तो ये बातें एथिक्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में आप अगर कुछ बुक्स वगैरह के नाम भी याद कर लें तो मेंस में या एसे राइटिंग में अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल, क्रिस मोफाट in his book India's Revolutionary Inheritance says कि the politics and promise of भगत सिंह, ये बुक का नाम है इंडियाज रिवॉल्यूशनरी इनहेरिटेंस द पॉलिटिक्स एंड प्रॉमिस ऑफ भगत सिंह। ही सेज कि भगत सिंह वाज इंस्पायर्ड बाय हिज फैमिली, बट when he was sentenced, by that time his father grew old age, and he wrote a mercy plea to the British government, to the viceroy especially. And Bhagat Singh publicly rebuked, यानी कि कंडेम्ड हिज ओन फादर फॉर वीकनेस। ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी का और करेज का, दोनों एक साथ। इस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न भी हम लोग आगे देखेंगे। इंटीग्रिटी और करेज का एक साथ बड़ा ही बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए, इंटीग्रिटी क्या होता है? व्हेन अ पर्सन रिमेन्स कंसिस्टेंट इन हिज थॉट्स, स्पीच एंड एक्शन, जो वो सोचते हैं, जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं, तीनों में कंसिस्टेंसी हो, वैसे इंसान को कहा जाता है इंटीग्रिटी वाला इंसान, जिसके तीनों एक्शंस में इंटीग्रेशन हो। देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो एवरीवन शोज इंटीग्रिटी, ठीक है, आप जो कहते हैं, जो सोचते हैं, वही करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। बट इंटीग्रिटी का रियल टेस्ट होता है व्हेन देयर इज सम थ्रेट, व्हेन यू आर अंडर सम डेंजर,
Still, if you stick to your ideas and act accordingly, then you can truly be called an a person of integrity. तो बेसिकली इंटीग्रिटी होने के लिए करेज होना बहुत जरूरी है। भगत सिंह जी ने इस पर्टिकुलर केस में यही दिखाया। उनको फांसी की सजा हो गई, उनको फांसी अब कुछ दिनों में होने वाली भी थी। उनके पिताजी बस उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा झुक जाने से, माफी मांग लेने से कुछ भी गलत नहीं है, आप प्लीज थोड़ा सा माफी मांग लो, झुक जाओ। बट देखिए, भगत सिंह का सीधा सीधा मानना था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एक्सप्लॉइटिंग इंडिया, और उनके सामने माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। सो दिस इज इंटीग्रिटी, हिज स्पीच, थॉट्स एंड एक्शंस, इट रिमेन्ड in integration, consistent, irrespective of circumstances, irrespective of the fact that he knew कि in few days he might be sentenced, जो बाद में हुआ भी। तो करेज दिखाया उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में भी, और अपनी बातों में, अपने थॉट्स में और अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। ये प्रश्न पूछा गया था। आई थिंक इट इज डायरेक्टली यहाँ पे भगत सिंह का एग्जाम्पल हो सकता है, वीर लचित फुकान जी का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, और भी हिस्टोरिकल आप पर्सनालिटीज को कोट कर सकते हैं। यू विल नेवर अटेन इंटीग्रिटी इफ यू लैक द करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो करेज जो है वो प्री रेक्विजिट है या कोर वैल्यू है फॉर इंटीग्रिटी। इफ यू हैव टू शो इंटीग्रिटी, यू हैव टू बी करेजियस। और भी कुछ चीजें देखते हैं भगत सिंह जी के बारे में जो हमें हेल्प कर सकता है एसे राइटिंग वगैरह में। भगत सिंह ऑफ कोर्स ही वाज वेरी स्कॉलरली पर्सन, बट भगत सिंह ने एक बुक लिखी, वाई आई एम एन एथिस्ट। उस बुक में भगत सिंह कहते हैं कि रिलीजन जो है वो सबसे ज्यादा मिसयूज आइडिया है। रिलीजन के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, एंड दिस इज द रूट ऑफ एविल इन सोसाइटी। सो भगत सिंह जी इस एस्पेक्ट में, कम से कम ये जो रिलीजन को लेकर के उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इज वेरी सिमिलर टू मार्क्स। भगत सिंह एंड मार्क्स बोथ बिलीव्ड कि रिलीजन इज अ मिसयूज कॉन्सेप्ट। मार्क्स ने भी कोट दिया है, रिलीजन इज ओपियम ऑफ masses. This is where there is a huge stark dissimilarity between गांधी एंड भगत सिंह। डिसिमिलैरिटी है, गांधी जी का मानना है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप। बेसिकली यहाँ पे जो गांधी जी का मानना है रिलीजन को लेकर के, दैट इज अ हायर वर्जन ऑफ रिलीजन वेयर यू इंडल्ज इनटू रिलीजियस आइडियाज विथ सेल्फलेसनेस। तो अगर सुपरफिशियल लेवल पे देखा जाए तो गांधी और भगत सिंह बिल्कुल अलग हो जाते हैं रिलीजन के ऊपर अपना ओपिनियन लेकर के। लेकिन अगर और डीपर एनालिसिस की जाए, और ऐसे में आपको इस तरह के डीपर एनालिसिस करनी होती है, तो आपको कहना होगा कि गांधी जिस रिलीजन की बात कर रहे हैं, दैट इज हायर सेल्फलेस फॉर्म ऑफ रिलीजन वेयर वन डज नॉट प्रैक्टिस एनी वेस्टेड इंटरेस्ट। जबकि भगत सिंह या मार्क्स जिस रिलीजन की बात कर रही हैं, वो आइडियाज है जिसको कुछ लोग रिलीजन के नाम पे प्रमोट करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर डोमिनेंस। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में डिसिमिलैरिटी भी दिखा सकते हैं, सिमिलैरिटी भी दिखा सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह जी के एग्जीक्यूशन के वक्त भी, अब महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी रख सकते हैं, मैं अब बता रहा हूँ। भगत सिंह जी के एग्जीक्यूशन के वक्त महात्मा गांधी ने कहा कि ही इज सैडली ही इज सैडेंड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, बट ही डज नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ वायलेंस, एंड दैट इज वाई यू कैन से कि महात्मा गांधी जो उनके वैल्यूज थे नॉन वायलेंस के, ही स्टक टू दैट आइडिया इरेस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो दैट कुड आल्सो बी एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी, कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस ही डिड नॉट चेंज हिज स्टैंड इवन फॉर अ पर्सन लाइक भगत सिंह। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भगत सिंह के सपोर्ट में काफी सारी बातें कही। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कहा कि इफ इंग्लैंड वेयर इन्वेडेड बाय जर्मनी और रसिया, would Lord Irwin go about advising the people to refrain from violence against invader? तो वो बेसिकली भगत सिंह के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भगत सिंह ने जो भी किया है अपने देश के लिए किया है, और उसके लिए उनको ठीक है सजा मिलनी चाहिए, बट उसको कम से कम कम्यूट किया जाए। नेहरू ये चाहते थे उनको फांसी की सजा ना हो। आपके देशवासी भी यही करते अगर आपके देश के अगेंस्ट कुछ इस तरीके का अटैक होता तो। जिन्ना वॉज ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ भगत सिंह। तो जिन्ना ने इस तरीके का कोट दिया, द मैन हु गोज ऑन हंगर स्ट्राइक हैज ए सोल, ही इज मूव्ड बाय द सोल एंड ही बिलीव्स इन द जस्टिस ऑफ
his cause. So this was one area where Jinnah and Nehru together wanted to save Bhagat Singh, and they put all their expertise, जो उनका लीगल जूरिस्प्रूडेंस का एक्सपर्टीज था, they tried their best in order to save Bhagat Singh from execution. लेकिन Bhagat Singh had a different idea. He wanted himself to get executed, ताकि यूथ के अंदर एक मैसेज आए कि, और यूथ जो है और ज़्यादा मोटिवेट हो उनके मर्टायरडम से, क्योंकि उनको पता था कि एक भगत सिंह के एफर्ट से देश आज़ाद नहीं होने वाला है. सो देर इज़ नीड टू मोबिलाइज, देर इज़ नीड टू मोटिवेट यूथ फॉर फ्रीडम. तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि द sacrifices of freedom fighters were not in vain. It motivated thousands of youth to participate in national movement. And this is how द नेशनल मूवमेंट गॉट मोमेंटम. इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आ सकता है. वहां पे आप ये सारी बातें लिख सकते हैं कि डिस्पाइट एफर्ट्स बाय नेहरू, जिन्ना, भगत सिंह हिमसेल्फ वांटेड टू गेट एग्जीक्यूटेड बिकॉज ही वांटेड हिज execution to become basis for motivation of youth, and that happened also to great extent. Bhagat Singh motivates youth till day. भगत सिंह का जो एग्जाम्पल है या लाइफ है, उसको आप कोट कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ करेज, सेल्फ सेक्रीफाइस, पैट्रियटिज्म एंड इंटीग्रिटी. इन चारों वैल्यूज में से किसी पे भी प्रश्न है तो आप भगत सिंह को कोट कर सकते हैं. जो बेसिक बातें आपको याद रखनी है भगत सिंह के लिए, चार वैल्यूज आपको याद रखनी है. ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज फादर किशन सिंह एंड अंकल अजीत सिंह. तो इम्पैक्ट ऑफ फैमिली इन योर वैल्यूज एंड मोरालिटी, वहां पे आप लिख सकते हैं. He publicly rebuked his father for mercy plea to commute death sentence. Right. So this is a good example of integrity and how integrity is interlinked with courage. Why I am an atheist? That was a letter from prison, and there he said कि he believes religion differ on fundamental questions. Different religions differ on fundamental questions. कोई कहता है कि भगवान है, कोई कहता है नहीं है. That is the root cause of evil in society. Here he becomes very close to the Marxist idea. ये मेंस क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मैकमोहन लाइन. और एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर साहब से कि चाइनाज क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश इज ल्यूडिक्रस. तो मैकमोहन लाइन के ऊपर बेसिकली ये डिस्कशन है. तो थोड़ा देखते हैं मैकमोहन लाइन की क्या हिस्ट्री है और क्यों उसको लेकर के डिस्प्यूट रहता है. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, मैकमोहन लाइन इज डिमार्केशन ऑफ लाइन बिटवीन तिब्बत साइड ऑफ चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिया. ये जो लाइन है, बाउंड्री लाइन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन. दैट वाज अग्रीड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मैकमोहन इन द ईयर 1914. तो 1914 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ. तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और अरुणाचल प्रदेश साइड अंदर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मैकमोहन. और फिर वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ जिसकी मदद से ये मैकमोहन लाइन डिमार्केट हुआ. मैकमोहन लाइन को लेकर के कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए, तिब्बत, जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ 1914 में, उस वक्त तिब्बत जो एक ऑटोनोमस रीजन है, आप कह सकते हैं चाइना, मेनलैंड चाइना और इंडिया के बीच में, उस वक्त तक तिब्बत पॉलिटिकली भी इंडिपेंडेंट था या ऑटोनोमस था. तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ब्रिटिश इंडिया के साथ मिलकर के एग्रीमेंट साइन कर दिया. बाद में भारत आज़ाद हुआ 1947 में. चाइना के अंदर मौजूदा जो उनका कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है वो आया 1949 में. उसके बाद चाइना ने धीरे धीरे अपना टेरिटोरियल कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया और चाइना ने 1959 तक तिब्बत को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया. बट जैसे ही चाइना 1949 में वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आई, दे प्रोक्लेम्ड देयर सोवरेनिटी ओवर तिब्बत. ये देखिए, यहाँ पे है तिब्बत, कहीं पे ये भारत है हमारा, बीच में तिब्बत, बाकी ये पूरा पार्ट चाइना. तो चाइना तो आप खुद ही एक सिविल वॉर में फंसा हुआ था. वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी आई 1949 में और कम्युनिस्ट पार्टी ने डिक्लेयर किया कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना. यहीं पे है सारा का सारा डिस्प्यूट, क्योंकि जो मैकमोहन लाइन डिमार्केट हुआ था या डिसाइड हुआ था, दैट वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव एंड ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया के साइड से रिप्रेजेंटेटिव थे मैकमोहन.
अब उसमें चाइना या चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स तो थे नहीं, तो चाइना क्लेम्स कि ये जो मैकमोहन लाइन डिमार्केट हुआ है उसको चाइना साइड से जिन लोगों ने साइन किया है, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स, दे वे आर नॉट द ऑथोराइज्ड पीपल और ऑथोराइज्ड पर्सन टू साइन दिस एग्रीमेंट, एंड दैट इज वाई मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को चाइना आइडेंटिफाई नहीं करता है। और चाइना का कहना है कि ये जो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है, इट बिलोंग्स टू चाइना। और यही कारण है कि चाइना क्या करता है कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों को अगर कभी चाइना विजिट करना हो किसी भी कारण से, तो उनको ऐसा प्रॉपर वीजा ना दे करके वो एक स्टेपल वीजा देता है। दैट इज अ काइंड ऑफ इंडिकेशन कि वी ट्रीट यू एज यू आवर ओन पीपल एंड वी ट्रीट दिस लैंड एज आवर ओन लैंड। तो ये एक डिस्प्यूट है भारत और चाइना के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1914 में, जिसमें मैकमोहन लाइन डिमार्केट हुआ। 1914 में जो अग्रीमेंट हुआ शिमला कॉन्फ्रेंस, उसमें तिब्बत उस टाइम तक एक ऑटोनोमस रीजन था। इट वॉज नॉट completely अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना। तो कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बिटवीन तिब्बत एंड ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। China's representatives were not there. So later on, they claimed this line, मैकमोहन line, to be illegal. ठीक है, यहां तक तो फिर भी ठीक है। प्रॉब्लम हुई एक और 1954। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ अपने संबंध को अच्छे करने के लिए, तो ही बिलीव्ड कि अगर इस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक साथ आ जाएं तो वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ द यूएस और यूएसएसआर ब्लॉक। कोल्ड वॉर के टाइम में ही वांटेड टू हैव अ अलाइनमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, जिनको हम लोग ग्लोबल साउथ भी कहते हैं। गाइडेड बाय सच आइडियाज एंड गाइडेड बाय द मोटिवेशन टू प्रोटेक्ट इंडियाज बाउंड्री by having friendly relation with its neighbor, जवाहरलाल नेहरू ने एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। पंचशील मतलब एग्रीमेंट कंसिस्टिंग मेन 5 प्रिंसिपल्स विद चाइना। बाद में द पंचशील बिकेम बेसिस फॉर मैनेजिंग आवर रिलेशंस विद अदर नेबर कंट्रीज आल्सो। बट पंचशील पहले चाइना के साथ ही साइन हुआ 1954 में। पंचशील में 5 मेन प्रिंसिपल्स थे: पीसफुल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये सब तो चीजें होनी भी चाहिए। बट इन 5 प्रिंसिपल्स के अलावा भारत ने इस पंचशील एग्रीमेंट में एक और बात कंसीड कर दी, अग्री कर लिया कि चाइना की सोवरेनिटी ओवर तिब्बत इज लीगल, जस्टिफाइड। भारत ने माना इस पंचशील एग्रीमेंट के दौरान कि हाँ, चाइना ही सोवरेन है ओवर तिब्बत रीजन। अब ये कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हो गई उस टाइम के भारत सरकार की तरफ से, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। दैट वाज अ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक इन नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि उसके बाद से चाइना कहने लगा कि देखिए भारत, आप खुद मानते हैं कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है, तो फिर अगर तिब्बत ने कोई एग्रीमेंट साइन किया है बिना चाइना की सरकार को कंसल्ट किए, तो वो एग्रीमेंट वैलिड कैसे हो सकता है? और इस बेसिस पे, पंचशील एग्रीमेंट के बेसिस पे, फिर चाइना जो है मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को काउंटर करता है, क्वेश्चन करता है। इस पर भारत का स्टैंड भी क्लियर है। आज के टाइम में जब हमारा स्टैंड है वो सिंपल है कि देखिए, पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ 1954 में, जबकि मैकमोहन लाइन डिमार्केट हुआ है 1914 में। तो हमने 1954 में आइडेंटिफाई किया है चाइना सोवरेनिटी ओवर तिब्बत, लेकिन उसके पहले तक तो तिब्बत वाज ऑटोनॉमस, एंड तिब्बत एज एन ऑटोनॉमस रीजन हैज साइंड दिस एग्रीमेंट विद ब्रिटिश इंडिया इन 1914, as a result of which McMahon line was demarcated. So that is why McMahon line is completely legalized, justified. यही डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को लेकर के, या मैकमोहन लाइन रीजन को लेकर के, भारत और चाइना के बीच में। तो उसी पे अभी हाल फिलहाल में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अजय शंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया, विच इज़ वेरी जस्टिफाइड, नॉर्मल रिएक्शंस ऑल्सो अक्सर सुनने को मिलता है। तो ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में आपसे पूछ सकता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड चाइना क्वेश्चंस लीगलिटी ऑफ मैकमोहन लाइन एंड व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन मेंस। अभी के लिए तो मैंने इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024।
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नया रूल रिलीज किया है विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024। ये जो नए रूल्स हैं, these have been brought as a result of amendment of old existing rules with respect to plastic management that was given in the year 2016। तो ये जो नए रूल्स हैं, ये बेसिकली दो मेन एरियाज पे फोकस कर रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक मैनेजमेंट पे एंड बायोडिग्रेडेबल लेबलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। इन दो एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। कई सारे प्लास्टिक्स को जो लेबल किया जाता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, वो लेबलिंग का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसके बेसिस पे कैसे माइक्रो प्लास्टिक मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, ये दो बातें इन पे फोकस की गई है इन द न्यू रूल्स रिलीज इन 2024। सबसे पहले समझ लेते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है। देखिए, माइक्रो प्लास्टिक बहुत प्लास्टिक का एकदम छोटा सा हिस्सा, जिसका आप कह सकते हैं जो साइज है दैट वेरीज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 5 मिलीमीटर। दिस साइज ऑफ plastics are known as microplastics. They are very small in size, but they are insoluble in water. दिक्कत क्या है कि अपने छोटे साइज के कारण इनको मैनेज कर पाना, रिसाइकल कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। बड़े आसानी से जाकर के वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं और फिर वाटर बॉडीज के अंदर पूरा का पूरा उनका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करते हैं, बिकॉज दे आर इजीली इंजेस्टेड बाय फिशेस के अंदर ये एक्यूमुलेट होने लगता है, बायो एक्यूमुलेशन, क्योंकि डिग्रेड तो होता नहीं है तो फिशेस के अंदर एक्यूमुलेट होता है। फिशेस के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जा सकता है, ह्यूमन फूड चेन में भी जा सकता है। उसके अलावा ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं इन द वाटर बॉडीज एंड दैट लीड्स टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एंड अदर सी मैमल्स। तो ये पूरा का पूरा जो मैरीन इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है माइक्रो प्लास्टिक, और प्लस मरीन इकोसिस्टम से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इंटर कर सकता है और ह्यूमन फूड चेन के थ्रू ये ह्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट होकर के हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकता है। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ माइक्रो प्लास्टिक्स। बड़े बड़े प्लास्टिक्स का मैनेज करना आसान है, फिर भी इस छोटे स्केल पे प्लास्टिक्स का मैनेज करना इस काफ़ी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। इसी माइक्रो प्लास्टिक के मैनेजमेंट के लिए नया रूल लाया गया है साल 2024 में। इसमें क्या कहा गया है कि आप अब से जो प्लास्टिक कंपनियां हैं वो अपने प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल तभी लिख सकते हैं इफ दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। इट डिफाइंस, द न्यू रूल डिफाइन कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर नॉट ओनली कैपेबल ऑफ डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बट ऑल्सो मटेरियल दैट डू नॉट लीव बिहाइंड एनी माइक्रो प्लास्टिक। नॉर्मली बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? ऐसी चीज जो नेचर में अगर छोड़ दी जाए तो नेचर में जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरियाज, फंगस एंड ऑल, उसको ब्रेक डाउन कर दे, ऐसी चीजों को कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। बट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उसको नहीं कहा जाएगा जो ब्रेक डाउन हो सकता है एज पर द न्यू रूल्स। बायोडिग्रेडेबल कहे जाने के लिए उस प्लास्टिक को आफ्टर ब्रेकिंग डाउन इट शुड ऑल्सो नॉट लीव बिहाइंड एनी माइक्रो प्लास्टिक। उसके अलावा एज पर द न्यू रूल्स इट रिक्वायर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स टू ऑब्टेन a certificate from Central Pollution Control Board before marketing or selling any plastic as biodegradable। तो बेसिकली अब से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्लेम करने के लिए कि मेरा प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, आपको सीपीसी भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होगा और इस बात को इंश्योर कराना होगा कि ब्रेकडाउन होने के बाद नेचर में योर प्लास्टिक डज नॉट लीव बिहाइंड माइक्रो प्लास्टिक्स। टूट गया लेकिन छोटे छोटे प्लास्टिक्स लीव बिहाइंड करता है अगर, तो व्हाट इज द बेनिफिट इन हैविंग सच बायोडिग्रेडेशन। बट ये नए रूल्स के थोड़े क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं। पहला क्रिटिसिज्म है कि इसने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि कौन सा केमिकल टेस्ट होगा in order to determine कि the biodegradable plastics are not leaving behind microplastics, which chemical test can be used to establish कि there is no microplastic left behind। आप प्रोसेस तो बताइए कि आपको ये टेस्ट करना होगा अपनी प्लास्टिक के ऊपर और तब जाकर के आप अपनी प्लास्टिक को कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। प्लीज टेल द प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने। दूसरा, टू व्हाट एक्सटेंट माइक्रोप्लास्टिक्स मस्ट बी रिड्यूस्ड टू बी कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। देखिए, कोई भी
प्लास्टिक हो, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो, पूरी तरीके से ब्रेकडाउन होकर के कुछ भी माइक्रोप्लास्टिक लीव बिहाइंड ना करे, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा ना थोड़ा तो माइक्रोप्लास्टिक छूटेगा ही। अब क्रिटिक्स कह रहे हैं कि आप लिमिट बताइए कि इस कंसंट्रेशन से कम अगर माइक्रोप्लास्टिक रहता है आफ्टर बायोडिग्रेडेशन तो इट विल बी नोन एज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अगर इससे ज्यादा रहता है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। प्लीज टेल अस द एक्सटेंट बिलो विच माइक्रोप्लास्टिक मस्ट बी मेंटेन इन ऑर्डर टू कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये कुछ नहीं बताया गया है। दैट इज वाई अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि ये जो नया रूल है, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ मैनेजिंग environmental damages due to microplastic. पॉजिटिव स्टेप है, but unless a concrete detail is released, the new rules cannot be expected to bring any major positive change. ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, माइक्रोप्लास्टिक हैं क्या, उनका इन्वायरमेंट पे और हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और जो नए रूल्स हैं माइक्रोप्लास्टिक्स को मैनेज करने के लिए, these new rules especially with respect to biodegradable plastic in order to manage microplastic, वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली यही सारी चीजें जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप ये आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों में हेल्थ रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कल का दिन यानी कि 24 मार्च दुनिया भर में वर्ल्ड टीबी डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता रहा है इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस विथ रिस्पेक्ट टू ट्यूबरकुलोसिस। क्यों इस दिन को वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया द डिस्कवरी ऑफ दिस बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम विच कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद से धीरे धीरे ट्यूबरकुलोसिस के इलाज को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई और बाद में हमने इसके लिए इलाज भी ढूंढ लिया, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन डेवलप कर लिए। साल 2024 का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड इट मेनली अफेक्ट्स लंग्स, लेकिन बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। भारत के अंदर टीबी को कर्ब करने के लिए एक प्रोग्राम चलाती है भारत सरकार जिसका नाम है डॉट्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत टीबी की एंटीबैक्टीरियल दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा वैक्सीन भी है टीबी के लिए, द ओनली वैक्सीन, जिसका नाम है बीसीजी वैक्सीन। तो अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस रीजन। दुनिया भर का लगभग 25 से 26% ट्यूबरकुलोसिस अकेला भारत में पाया जाता है। भारत ने एक और प्रोग्राम चलाया है ट्यूबरकुलोसिस को एड्रेस करने के लिए, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में आप लिख सकते हैं हेल्थ सेगमेंट में, जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस 2017 टू 2025। तो इसका इसका टारगेट है कि 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए। देखिए, एचडीजी गोल्स टारगेट रखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस को 2030 तक खत्म कर दिया जाए पूरी दुनिया भर से, लेकिन भारत ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, टारगेट रखा है कि 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से भारत के अंदर खत्म कर दिया जाए। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एम्स टू रिड्यूस मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी फ्रॉम 3 deaths per 1 lakh population by 2025. The plan also targets to reduce catastrophic cost of TB management. तो टीबी का इलाज का खर्चा 0 कर दिया जाए फॉर पुअर फैमिलीज, और डेथ रेट को इतना नीचे लिया जाए, 3 deaths per 1 lakh लेकर के आया जाए बाय 2025 एज पर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत ही लाया गया है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम विच एम्स टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।